जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे 25 प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। जो आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। इसी तरह से आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे और जब पेपर देने जाओगे ना तो उधर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको अच्छे से सीख लेना है मेरे भाई, क्योंकि जो प्रश्न आपको आता रहेगा ना तो वो भी आप गलती कराओगे अगर आप टाइम मैनेज करना नहीं सीखे रहोगे तो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे जल्दी जल्दी में जो प्रश्न आता है वो भी गलत हो जाता है। और ये सब सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो इधर भी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यहाँ जब प्रैक्टिस किए रहोगे और जब पेपर देने जाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना है। और देखो फ्री वीकली टेस्ट में जाओगे ना तो उधर अभी एक मॉक टेस्ट डाला गया है नेवी के लिए फ्री में, लेकिन आज भी डाला जाएगा फ्री वीकली टेस्ट में, शाम तक मॉक टेस्ट डाला जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो सिर्फ 49 रुपए में, कितने रुपए में, सिर्फ 49 रुपए में आपको ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है उसमें जाओगे तो 49 रुपए में आपको पूरे 15 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा नेवी एमआर के लिए। पेपर देने जाने से पहले ये पूरा मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट लगा लेना है। अब बहुत जल्द जैसे ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट को लेकर बहुत जल्द कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेवी की तरफ से बोला गया है कि इसी महीने में आपका पेपर भी कराया जाएगा और लास्ट तक रिजल्ट भी दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि 10 से 15 तारीख के बीच में नेवी का पेपर मतलब उसका जरूर कुछ अपडेट मिलेगा। 10 से 15 तारीख के बीच में आपका पेपर कराए जाने का संभावना है। अगर बहुत जाएगा तो 15 से 20 के बीच में जाएगा, फिर अगले महीना में आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो टारगेट लेकर चलना है कि हाँ 20 के पहले ही आप लोग का पेपर चालू हो जाएगा। उससे पहले आप लोग ये पूरा मॉक टेस्ट लगा लेना, इससे आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, टाइम मैनेज करना सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। काफी सारे चैप्टर का, हर चैप्टर का प्रश्न जब देखने को मिलेगा ना तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रह से रिलेटेड प्रश्न लिया गया है और 100% ग्रह से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। बोला जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, ठीक है ना। गिनती करते जाना कितने साथियों का सही हो रहा है। अगर पूछ देगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध है। और पूछ देगा सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है तो वो भी आपका बुध हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पेपर में पूछ देगा कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। मेरे भाई अगर लाल ग्रह के नाम से पूछ देगा तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। अगर पूछ देगा कि भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सब किसे कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। और यही आपको पढ़ना है, क्योंकि ग्रह से पूछा जाएगा तो ग्रह अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहां से और कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी आप लोग लिख लो। पूछ देगा कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, कापरनिकस है। कौन है, कापरनिकस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो वो कैपलर के द्वारा किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, छोटा ग्रह बुध है, बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो ये सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी। यहाँ पर वेद का बात किया जा रहा है, यहाँ पर वेद का बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी। मेरे भाई जब वेद बोल दिया है तो वेद कितने होते हैं मेरे भाई, वेद 4 होते हैं, ठीक है ना। वेद 4 होते हैं, एक आपका ऋग्वेद होता है,
क्या होता है, एक आपका ऋग्वेद होता है, ठीक है ना, एक आपका ऋग्वेद होता है और एक आपका क्या होता है, ऋग्वेद आपका हो जाएगा। उसके बाद से आपका एक क्या होता है, सामवेद होता है, क्या होता है, सामवेद होता है, ठीक है ना, आपका क्या होता है, सामवेद होता है। उसके बाद से आपका यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है मेरे भाई, एक आपका यजुर्वेद होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक आपका अथर्ववेद होता है। और ये चारों वेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेद से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड नेवी एमआर के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋग्वेद काल में इंद्र जी की पूजा होती थी। पूछ देगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, याद रखना आप सभी साथी। पूछ देगा कि संगीत का वेद किसे कहते हैं, सामवेद को। संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो मेरे भाई संगीत का वेद किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। अगर यज्ञों का वेद पूछ देगा ना, यज्ञों का वेद किसे कहते हैं, तो मेरे भाई यज्ञों का वेद यजुर्वेद को कहते हैं। पूछ देगा जादू टोना का वेद किसे कहते हैं, तो मेरे भाई जादू टोना का जो वेद है ना वो आपका कौन सा है, वो आपका अथर्ववेद है। तो याद रखना वेद चार होते हैं। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद संगीत के वेद, संगीत का वेद बोलेगा तो सामवेद हो जाएगा। यज्ञों का वेद बोलेगा यजुर्वेद। जादू टोने का वेद बोलेगा अथर्ववेद। तो वेद के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता को समर्पित है। मतलब किस हिंदू देवता को समर्पित है। ये जो एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल है, तो पूछ रहा है कि ये किस हिंदू देवता को समर्पित है, जल्दी से बताओ। अगर पूछ देगा एलोरा का गुफा कहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो एलोरा का गुफा है ना वो आपका महाराष्ट्र में है, याद रखना आप सभी साथी। एलोरा का गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इतना आप लोग याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और ये भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के लिए समर्पित है। जो एलोरा का गुफा है महाराष्ट्र में है और ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ। बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ठीक है ना। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। और जब इसका गठन हुआ तो इसके संस्थापक कौन थे मेरे भाई, इसके संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रटवाते रहता हूं आप लोगों को, ठीक है ना मेरे भाई। ये पूछा ही जाता है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा ना तो वो कौन हो जाएंगे, वो WC बनर्जी हो जाएंगे। आप देखना जब पेपर देकर आओगे ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपसे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा जाएगा। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है ना। और पूछ देगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अगर अंग्रेज अध्यक्ष बोल देगा तो मेरे भाई जॉर्ज यूले थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये भी आप लोग याद रखना, जॉर्ज यूले कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और अगर पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। अब गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ मेरे भाई, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। मेरे भाई गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, ठीक है ना। नेपाल के कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में हुआ। याद रखना आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बचपन में इनका नाम क्या था, तो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया बोधगया में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ये भी पूछा जाएगा। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो सिद्धार्थ से इनका क्या नाम बदल गया, गौतम बुद्ध हो गया। इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। कुशीनगर में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई।
याद रखना, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, ठीक है ना। और किस भाषा में पहला उपदेश दिए? तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा ना, तो पाली भाषा में ये पहला उपदेश दिए। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ये सब गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है, यही सब प्रश्न पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन के बीच चलती थी। यही बोल रहा है ना कि भारत की जो प्रथम विद्युत चालित ट्रेन है तो वो डेक्कन क्वीन और किसके बीच, ये बोल रही है कि जो प्रथम विद्युत ट्रेन है तो ये किसके बीच चलती थी? मुंबई से सूरत, हावड़ा से दिल्ली, कल्याण से मुंबई, कल्याण से पुणे और नई दिल्ली चेन्नई। बताओ इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। इसका राइट आंसर आप लोग बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने साथी बताते हो। सबसे पहली बार ये 1 जून 1930 को चली थी, ठीक है ना। ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में यही पूछा गया था कि पहली बार ये ट्रेन कब चली। तो मेरे भाई 1 जून 1930 को। याद रखना ये डेट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन, मतलब ये बोल रहा है कि किसके बीच चलती थी? बताओ इसका राइट आंसर। ये प्रथम बार सबसे पहले 1 जून 1930 को चली। इसके पहले जो ट्रेन चलता था कोयला से चलता था, आप लोग को अच्छे से पता होगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्याण से पुणे हो जाएगा, अगर नहीं पता था तो याद रखना। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन किसके बीच चली? कल्याण से पुणे। याद रखना, भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन किसके बीच चली? कल्याण से पुणे। याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट है ललित कला एकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे भाई ललित कला एकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखना, ललित कला एकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो मेरे भाई बताओ जल्दी से। आपका कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है ना। कालीबंगा जो है वो कहाँ पर है? तो वो राजस्थान में है। पेपर में पूछ सकता है कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कालीबंगा है ना ये राजस्थान में है। और जो लोथल है ये कहाँ पर है? तो ये मेरे भाई गुजरात में है। ये जो लोथल है गुजरात में है, पेपर में पूछ सकता है कि मेरे भाई लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल जो पाकिस्तान में है तो ये मेरे भाई हड़प्पा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है ना। सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान पंजाब के सिंध प्रांत में है, ठीक है ना। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा जो है ना वो पाकिस्तान में है, बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। तो याद रखना ये सब। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर बोला जा रहा है गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है? पेपर में तो डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक और लेखक से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, और जितना भी इंपॉर्टेंट पुस्तक एवं लेखक है तो मेरे भाई मैं उसके लिए एक ई बुक तैयार किया हूँ, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में दिया हूँ, सब कुछ उसमें डाल दिया हूँ। आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 89 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगा। देखो इस एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो कुछ भी है, चाहे बैच हो, चाहे ई बुक हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, सबसे कम प्राइस में मिलता है और सबसे अच्छा मिलता है। क्योंकि ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ना ये खुद पेपर दिया है, पेपर क्वालिफाई किया है, सारी चीजें देखा है, पेपर में जाकर बैठा है, इसलिए जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे पूरे प्रश्न में डाल देता हूँ। और जितने लोग टी आर्मी का तैयारी करने वाले हैं ना उन लोगों के लिए अभी मैं पूरा एक ई बुक जैसा लिख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन।
वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले जो मैं दिया था ना, तो उससे भी बहुत सारा प्रश्न टीए में लड़ा था। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत गहराई तक पढ़ने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं, वो पेपर में मिलता ही नहीं है, उसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है। और मैं जो कंटेंट देता हूँ ना, उतने में से ही पेपर में पूछ देता है। अब कुछ लोग बहुत सारा पढ़ा देंगे तो उसमें से तो पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ पाओगे, पूरा याद कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और मैं जो कराता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं कराता हूँ, ठीक है ना, और वो पेपर में लड़ भी जाता है। तो देख लेना, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये ई बुक ले सकते हो, प्राइस सिर्फ 89 रुपया है। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं, ठीक है ना, सुनील गावस्कर रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, कि किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। जल्दी से बताओ। अगर बोल देगा कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, मेरे भाई अगर उगते सूर्य का देश बोल देगा तो क्या हो जाएगा, उगते सूर्य का देश अगर बोल देगा तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा, जापान हो जाएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है, नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। और ये जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, ये पूछ सकता है। स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, तो मेरे भाई स्टॉकहोम है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है ना, इसलिए ये पूछ सकता है कहाँ पर है, स्टॉकहोम है, याद रखना आप सभी साथी। स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, तो ये स्टॉकहोम है, याद रखना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है ना। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, मिडनाइट लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है। अक्रिय गैस के खोज से कौन संबंधित है, तो जितने साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राम से बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है, तो राम से इज राइट आंसर, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है, एक विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व से बना होता है। एक विद्युत इस्त्री में जो गर्म करने वाला तत्व होता है वो किससे बना होता है। इस्त्री मतलब कौन इस्त्री समझ रहे हो, इस्त्री मतलब जो प्रेस करते हो, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा प्रेस करते हो, नीचे गर्म रहता है, आपको पता ही होगा। तो मेरे भाई वो किसका बना होता है, ये आपका नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन ए जितने भी साथी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है। मेरे भाई अगर मेघालय का पूछ देगा ना, तो मेघालय का राजधानी कहाँ पर है, मेघालय का राजधानी शिलांग है। और मेरे भाई सिक्किम का राजधानी कहाँ पर है, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम का राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है। मेरे भाई नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, याद रखना। मेघालय का राजधानी शिलांग है, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, नागालैंड कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है। इतना आप याद रखना। नेक्स्ट है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है। गलती नहीं करना, बदला जा चुका है, ठीक है ना। पहले था अंडमान एंड निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर था, ठीक है ना। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अभी क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार का राजधानी श्री विजयपुरम रख दिया गया है, याद रखना। पोर्ट ब्लेयर पर नहीं ट्रिक मार के चले आना, क्योंकि अभी ये बदला जा चुका है। FAO ये आपका कृषि से संबंधित है, ठीक है ना। FAO से क्या तात्पर्य पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। ये मेरे भाई खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा हिंदी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। FAO इसका हिंदी होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका फुल फॉर्म बता दो, FAO का फुल फॉर्म बता दो।
ये जो मेरे भाई इसकी एजेंसी का स्थापना अक्टूबर 1945 में हुआ था। FAO के एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1945 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूएनओ का स्थापना भी 1945 में ही हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। जो FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन इसे बोलते हैं, इसका स्थापना भी अक्टूबर 1945 को हुआ। ठीक है, याद रखना है FAO का स्थापना कब हुआ? अक्टूबर 1945 को। इसका हिंदी क्या होता है? खाद्य एवं कृषि संगठन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना अक्टूबर 1945 को हुआ। नेक्स्ट है तेनजिंग नार्गे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? तो ये जो तेनजिंग नार्गे है ना, ये मेरे भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ये नेपाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। एक और चढ़े थे एडमंड नाम से, एडमंड हिलरी नाम से उनका नाम है। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं मेरे भाई। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपको पता होना चाहिए। चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है मेरे भाई? आप लोगों को पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति यही हैं तेनजिंग नार्गे। माउंटेनियरिंग जितने लोग बता रहे हो, राइट बता रहे हो, ये नेपाल के रहने वाले हैं। ठीक, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे विश्व का बोल रहा हूँ। तो ये कौन है? ये तेनजिंग नार्गे है। ठीक है ना, इनका संबंध किससे है? माउंटेनियरिंग से है। ठीक है ना, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई आप लोगों को पता है 8,848 पॉइंट शायद 5-6 मीटर के आसपास में। आप सोच लेना, वो बढ़ते घटते रहता है, दिखाते रहता है। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था? तो जल्दी से बताओ कौन फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था? तो ये जो हिटलरवा है ना, ये फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था, याद रखना। निम्नलिखित में से बोला गया है फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था, तो हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था। हिटलर को किसके नाम से जाना जाता था? फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य संघ क्षेत्र में है? तो भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य संघ क्षेत्र में है? जल्दी से बताओ। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है वो कोलकाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई। भारत का सबसे बड़ा पुराना अजायब घर किस राज्य संघ क्षेत्र में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य बोला है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर महाभारत हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुन लो। अगला अगला जो जितने लोग कमेंट करेंगे, जिनका एकदम पूरा परफेक्ट रहेगा, मैं उनका कमेंट पहले ही प्रश्न पर ला दूंगा अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करना है। बोला है सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप लोगों को महाभारत के रचयिता बताना है। महाभारत किसने लिखा ये बताना है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? रामायण किसने लिखा? भगवत गीता किसने लिखा? तो ये चारों का रचयिता आप लोगों को बताना है। ये चारों, ये मतलब किसने लिखा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगले क्लास में आप लोगों का कमेंट ये पूरा होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करोगे उससे आपको भी याद होगा, ठीक है ना, ये चारों के, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस से डर्बी पद संबंधित है? तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इनमें से किस से डर्बी पद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका रेसिंग हो जाएगा, ठीक है ना।
डर्बी पद का संबंध रेसिंग से है, याद रखना। डर्बी पद का संबंध किससे है? तो रेसिंग से है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? मेरे भाई नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से है, आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। मेरे भाई आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शतरंज में वह प्रथम भारतीय कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की? जल्दी से बताओ। अच्छा प्रश्न है, टी आर्मी के पेपर में पूछा गया था और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। ये मेरे भाई जो विश्वनाथ आनंद है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और मेरे भाई अगर इनके साथ साथ डी गुकेश बोल देगा ना, डी गुकेश अगर बोल देगा तो डी गुकेश भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में चेस चैंपियन बनने वाले कौन है? तो डी गुकेश हैं। किसे हराए हैं? डिंग लीरेन को हराकर ये चैंपियन बने हैं, ठीक है ना। डिंग लीरेन को हराकर ये डी गुकेश चैंपियन बने हैं। और विश्वनाथ आनंद का भी शतरंज से है, इनका भी संबंध शतरंज से है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ? तो मेरे भाई पोलो का खेल जो मणिपुर है ना, तो यहाँ पर आपका हुआ। पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ? तो मणिपुर में हुआ। अभी आप लोगों का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।